गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे ऐसी थ्योरी के बारे में, और ऐसी थ्योरी में शब्दावली पढ़ रहे थे। शब्दावली हमने पहली टर्म पढ़ी थी चक्कर, और हमने देखा था एक चक्कर बराबर कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री। एक साइकिल यानी एक चक्कर बराबर 360 डिग्री। अर्ध चक्कर बराबर 180 डिग्री। ये सब कुछ देखा था। अब हमें उसी में देखना है शब्दावली में आवर्ती व आवर्त काल के बारे में। सबसे पहले आता है आवर्त काल। आवर्त काल क्या होता है? टाइम पीरियड। आवर्त काल का प्रतीक क्या होता है? टी। तो आवर्त काल किसे कहते हैं? तो जैसे मेरा आपसे सवाल है, दो लड़कियां आएगी, फिर आप कहाँ बैठेंगे? मतलब मैं सभी से आपसे सवाल है मेरा, फिर आप कहाँ बैठेंगे? फिर उधर बैठेंगे, पहले आप इधर बैठेंगे। क्या करते हो? आवर्त काल टी। आवर्त काल कहते हैं एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय। ठीक है, ये हमारे पास है, ये प्लस है, ये माइनस है। कल मैंने चक्कर की डेफिनेशन तो बताई दी थी। अब देखो, ये चक्कर हमने पूरा किया, तो इस पूरे चक्कर को करने में जो समय लगा है उस समय को क्या कहते हैं? आवर्त काल। पहले प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, उसके बाद वापस सेम वाला आने लगे, तो यहां तक 360 डिग्री तक क्या होगा? टाइम पीरियड कहलाएगा। तो आप क्या कहेंगे? एक चक्कर को पूर्ण करने में लगा समय, एक चक्कर को पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्त काल। आवर्त काल का प्रतीक क्या है? टी। प्रतीक इसका है टी, और मात्र क्या आएगा? सेकंड। आवर्त काल का प्रतीक टी है और मात्र क्या है? सेकंड। ठीक है। तीसरा है आवर्ती। अब आवर्ती और आवर्त काल में हल्का ही डिफरेंस है। आवर्त काल किसे कहते हैं? आवर्त काल, काल का मतलब पीरियड यानी कि समय। एक चक्कर को पूर्ण करने में लगा समय। एक चक्कर को पूर्ण करने में कितना समय लगा? 2 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, जो भी समय लगा वो क्या कहलाएगा? आवर्त काल। ठीक है, तो एक चक्कर को पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाएगा? आवर्त काल। प्रतीक क्या है? टी। मात्र क्या है? सेकेंड। ठीक है। अगला हमारे पास आता है आवर्ती। आवर्ती किसे कहते हैं? हाँ, आवर्ती कहते हैं एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। वो कहता है यदि ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, जो भी चले तुम सब चलाओ, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे हुए? मान लो इतने ही होते तो आप क्या कहते? 1 2 3 4, इसे कहते हैं 4 चक्कर। इसी प्रकार एक सेकंड में 8 होते तो आप क्या कहते हैं? 8 चक्कर। एक सेकंड में 10 होते तो आप क्या कहते हैं? 10 चक्कर। तो कहने का मतलब है आवर्ती किसे कहते हैं? आवर्ती कहते हैं एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, ये आवर्ती कहलाती है। इसका प्रतीक क्या होता है? एफ। और मात्र क्या आएगा? मात्रक आएगा। देखो हमारे पास ये पहले ध्यान से,
क्योंकि एफ बराबर 1/t है। आवर्ती आवर्तकाल के क्या है, व्युत्क्रम अनुपाती 1/t, तो इसको लिखेंगे चक्कर प्रति सेकंड कि एक सेकंड में कितने चक्कर हुए, या कंपन प्रति सेकंड, या इसको हर्ट्ज बोलते हैं, शॉर्ट में HZ लिखते हैं। तो मात्रक चक्कर प्रति सेकंड या हर्ट्ज किसकी है, आवर्ती की। तो आवर्ती किसे कहते हैं, एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। और आवर्तकाल किसे कहते हैं, एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय। आवर्ती आवर्तकाल के क्या होता है, व्युत्क्रम अनुपाती। यदि एक चक्कर पूर्ण करने में समय ज्यादा लग रहा है तो एक सेकंड में चक्कर भी क्या आएंगे, कम। और एक चक्कर पूर्ण करने में कम समय लग रहा है तो एक सेकंड में चक्कर क्या आएंगे, ज्यादा। तो एक दूसरे व्युत्क्रम अनुपाती एक नहीं है, F बराबर 1/t। करो नोट। इस चैप्टर को जो बहुत ढंग से कर लेगा उसका मॉड्यूल फर्स्ट में कहीं दिक्कत आएगी नहीं। जो मॉड्यूल फर्स्ट का दिक्कत वाला टॉपिक है वो यही है, और ये जिसको आ गया उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी अच्छा आएगा कि हाँ थ्योरी तो कर ही सकते हैं। ये वो वाला टॉपिक है, ये थोड़ा ध्यान से करें। कल घर पे जाके पढ़ा, नहीं पढ़ा, पढ़ा 4 घंटा तक पढ़ो, बढ़िया बात है। नहीं आपको ये जब तक ये चैप्टर चला है डेली आप इस चैप्टर को 4 घंटे घर पे जाके पढ़ो, आपको निश्चित रूप से चैप्टर आराम से आ जाएगा। और ये आपको गारंटी के साथ बता दूं, ये चैप्टर जितने भी चैप्टर हैं उनमें सबसे टफ चैप्टर है। किसी के पहले पढ़ा हुआ तो अभी कंफर्म कर लेना, जितने भी चैप्टर सबसे टफ चैप्टर है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल नेचर है पूरा। क्या है वो, बुलाओ हरिंदर को बुलाओ। हो गया सही अब, ठीक 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 है? बंद हो गया, आवाज आ रही है किसमें, किसकी, इस माइक की? ओके, माइक की एक्स्ट्रा आवाज आती है। अच्छा, पंखे की हवा के कारण कंपन आ रहा है, वाइब्रेशन। ओके ओके ओके, वाइब्रेशन को देखना पड़ेगा फिर। लिख लिया? तो आवर्तकाल किससे कहते हैं, एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय। आवर्ती किससे कहते हैं, एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। ठीक, तो एक आवर्ती है, दूसरा आवर्तकाल है।
ठीक है भाई, क्या हुआ? लिख लिया? ओके। आवर्ती 50 हर्ट्ज तो आवर्तकाल कितना? आवर्ती 50 हर्ट्ज तो आवर्तकाल कितना? बताओ भाई। करो, सोल्व करो। 0.02 सेकंड। तो आवर्तकाल है बराबर 1 बटा आवर्ती, यानी 1 बटा क्या आया? 50। ठीक, 1 में 50 का भाग दिया तो ये आया 0.02। ये क्या हो गया भाई? सेकंड। ठीक है, या मैं हिंदी में लिख देता हूँ सेकंड, 0.02 सेकंड। अब देखो, यदि 0.02 सेकंड है, इसको मिली सेकंड में बदलना चाहते हैं तो आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि गणित ये कहती है 0.02 गुणा 10 की घात प्लस का 3 और 10 की घात माइनस के 3 से गुणा कर दो। बात एक ही हुई है, चेंज थोड़ी हुआ। 10 की घात प्लस 3 और 10 की घात क्या है? -3। तो आधार क्या है? 10। 3 - 3 कितना हो गया? 0। 10 की घात 0 कितना होता है? 1। वो की वही राशि एक नहीं है? ठीक है। 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 1000। 10 की घात 3 का मतलब कितना होता है? 1000। 1000 को इससे गुणा करो तो कितना आएगा? 20। 10 की घात -3 क्या होता है? मिली सेकेंड। तो 0.02 सेकेंड ऑप्शन नहीं देके आपको क्या दे सकते हैं? 20 मिली सेकेंड। बढ़ता ना भाई? ये समझ नहीं है 10 की घात 3 और -3 क्यों है? पहली बात तो -3 क्यों लाओगे मिली में बदलने के लिए? अब -3 का काट क्या है? प्लस का 3। क्योंकि आप, मैं कहूंगा 5 को ऐसी संख्या से गुणा करो जैसे 5 तो 5 ही रहना चाहिए, वैल्यू चेंज थोड़ी होनी चाहिए। तो आप कहें सर 100 से गुणा कर दो और 100 का भाग दे दो, क्या फर्क पड़ा? क्या है? 5 है या नहीं है? तो 5 को 1000 से गुणा किया, 1000 का भाग दिया, क्या आया? ठीक है, 1000 से गुणा करने का मतलब 10 की घात 3। 1000 का भाग दिया तो ऊपर आएगा तो 10 की घात माइनस का 3। बताओ क्या आया? 5। तो वैल्यू में चेंज थोड़ी हुआ, नहीं, केवल रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज हुआ। पहले हम सेकंड में बता रहे थे, अब हम मिली सेकंड में बता रहे हैं। पहले हमने कहा 0.02 सेकंड, अब हमने क्या कहा? 20 मिली सेकंड। ठीक है, करो नोट। करो भाई सॉल्व फटाफट से। खुद ट्राई क्या करो, न्यूमेरिकल का करो, गुणा भाग खुद करो। यहां तो सही होगा, यहां गलत होगा। 5 मिली सेकेंड।
आवर्त काल बराबर 1 आवर्ती। 1 क्या किया 200, 1/200 कितना हुआ पॉइंट 05 है यहाँ। देखो 200 भाग नहीं गया तो आया 10 हुआ, भाग नहीं गया 100, भाग नहीं गया 1000 तो 5.005 सेकेंड। यही है या? ठीक है। ओके, हमारा अगला आया t बराबर 0.0005 गुणा 10⁻³ गुणा 10⁻+3 गुणा कर ही सकता हूँ। तो देखो कि +3 पहले लिख दूं ताकि गुणा आराम से रहे। ठीक है। अब देखो ये जो हमने गुणा किया 1000 से, 1000 को 5 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा भाई? ये कितना आएगा 5 ही बनेगा, 0.005 है तो ये तो आया 5। 10⁻³ क्या आया मिली सेकेंड। 10⁻+3 और -3 से गुणा, क्योंकि हमें देखो वैल्यू दी है हर्ट्ज में, उत्तर केवल सेकंड में पूछ नहीं रहा, पर्सन पूछ रहा मिली सेकंड बताओ, तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना। 50 मिली सेकंड नहीं आया, 5 मिली सेकंड आया भाई। क्या हुआ? हो गया? एक सवाल और देता हूं आपको मैं। आवर्त काल है वो 40 माइक्रोसेकंड है, तो बताइए आवर्ती कितनी है? आवर्ती आप हर्ट्ज में बताओ भाई। कितना है? 25 किलो हर्ट्ज। देख लो, निकाल लो आराम से, सभी ध्यान से हल करो। आपके ये 25 किलो हर्ट्ज, तो आप कहेंगे आवर्ती ज्ञात करनी है। आवर्ती होता है 1/आवर्तकाल। आवर्ती क्या होता है? 1/आवर्तकाल। तो 1/40 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। ठीक है, 10⁻⁻6 ऊपर गए तो 10⁻6 क्या हो जाएगा प्लस का बटा 40। 10⁻+6 का मतलब जीरो कितना आएंगे 6 बटा कितना है 40। जीरो से जीरो क्या हो गया कैंसर। 4 से काटा तो कितना है 25,000। 25,000 हर्ट्ज। 25,000 हर्ट्ज लिखो और यहाँ क्या लिख दो 25 किलो हर्ट्ज। एक आपको बात पता चली इसमें टोटल मिला के, यदि आवर्तकाल ज्यादा है तो आवर्ती क्या है कम, और यदि आवर्तकाल कम है तो आवर्ती क्या होगी ज्यादा। म्यू और माइक्रो में कंफ्यूज आप होते ही नहीं है, आप तो ऐसे गेले बना रहे हैं मुझे, क्योंकि दोनों एक ही होता है, क्या कंफ्यूज होंगे।
कंफ्यूज कैसे हो? कंफ्यूज तो तब होता ना, जब अलग अलग होता। माइक्रो को शॉर्ट में म्यू बोला जाता है, बस ये चिन्ह का नाम है म्यू, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होता है। कंफ्यूज होते दो अलग अलग राशि होती तो कौन सा लगाए? माइक्रो और म्यू एक ही है। माइक्रो आपने लिखा, आपकी कॉपी में लिखा है 10 की घात -6, माइक्रो 10 की घात -6, सिंबल लिखा हुआ म्यू, लिखा हुआ ना भाई। म्यू सिंबल का नाम है, नैनो का सिंबल एन है। अब ऐसा सिंबल तो इंग्लिश अल्फाबेट में है नहीं, तो नया सिंबल है, तो म्यू नाम है इसका। लिख लिया? ओके। अब हमारे पास आता है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ। ठीक है भाई, वेवलेंथ किससे डिफाइन की जाती है? लैम्बडा से। ओके। जो भी जो भी है, ये हमारे पास इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? लैम्बडा। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? लैम्बडा बटा 2। इसे कहते हैं शीर्ष या शिखर, और इसे कहते हैं गर्त। ठीक है, दो कर्मागत शीर्ष या कर्मागत गर्त के बीच की दूरी दो कर्मागत शीर्ष या कर्मागत गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? लैम्बडा। कर्मागत शीर्ष व गर्त के बीच की दूरी वो होती है लैम्बडा बटा 2। शीर्ष व गर्त के बीच की लगातार में ना, ये तो क्या? लैम्बडा बटा 2। ये दो कर्मागत शीर्ष के हो या यहां से यहां तक गर्त के हो, दो गर्त या दो शीर्ष के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? लैम्बडा। एक शीर्ष में एक गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? लैम्बडा बटा 2। क्यों दोनों को खोटी करा? मेरे से पूछ, क्या सवाल है? और मेरे से पूछना तो पड़ेगा अब तो। आप नहीं, आपके पीछे है बहुत सारा कांड चलते हैं, आपको पता नहीं। आप पूछो क्या डाउट है? टीवी में गड़बड़ आ रहा है क्या? आनी जहां तक चाहिए थी वहीं तक आएगी, लेकिन मेरा यहां तक पहुंचा ना, तब तक तो अलग रास्ते निकल चुका था कि नहीं था? अब देख, ये दो कर्मागत शिखर है, ये शिखर है, इसके बाद में शिखर ये आया कि नहीं आया? दो कर्मागत शिखर के बीच की दूरी क्या है? लैम्बडा। दो कर्मागत गर्त कौन सा होता है? यहां से यहां तक ये कर्मागत गर्त है, तो ये दूरी तो बराबर होती। ठीक है, तो दो कर्मागत शीर्ष
यह कर्मागत गर्त के बीच की दूरी क्या है, लेमड़ा। लेकिन नीचे वाला क्या लिखा है, कर्मागत शीर्ष व गर्त, ये क्या आएगी, लेमड़ा बटा 2। यहां से यहां तक ही करूंगा तो भी क्या आएगी, लेमड़ा बटा 2। तो यहां से यहां तक लेमड़ा बटा 2, यहां से यहां तक लेमड़ा बटा 2, टोटल कितनी आई, लेमड़ा। कंफ्यूजन क्या बताओ, कोई नहीं है कंफ्यूजन, अब आएगा। लेमड़ा बराबर होता है क्या है, सी बटा एफ। सी होता है प्रकाश का वेग, कई जगह वी बटा एफ लिख देते हैं, लेकिन प्रकाश का वेग होता है वो सी लिखा जाता है, प्रकाश का वेग। इसका मान कितना होता है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, एफ हमारे पास क्या होती है, आवर्ती। और ये लेमड़ा जो है ये किसका निशान है, तरंग दैर्ध्य। और तरंग दैर्ध्य को मापन किस में किया जाता है, एंगस्ट्रॉम में। इसको मापते किस में है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम के बारे में ये देख लो, एक एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10 की घात -10 मीटर। लेमड़ा बराबर क्या होता है, सी बटा एफ। यदि आवर्ती ज्यादा है तो लेमड़ा का मान क्या होगा, कम। तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम। आवर्ती ज्यादा यानी 1 सेकंड में चक्कर पूरा क्या कर रहे हैं, ज्यादा। ज्यादा चक्कर पूरा करो तो ये दूरी क्या आएगी, 2 शीर्ष के बीच की कम हो जाएगी। यही लॉजिक है। हो गया भाई, लिखो लिखो। और हम ये ऐसे शब्दावली पढ़ रहे हैं तो एक एक डेफिनेशन का ध्यान रखना भाई, शब्दावली क्या, शब्द क्या कहता है, ध्यान रखना अनिवार्य है।
क्लियर। दो कर्मागत शीर्ष या कर्मागत गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? लैम्बडा। कर्मागत शीर्ष और ए गर्त के बीच की दूरी क्या होगी? लैम्बडा बटा 2। लैम्बडा बराबर क्या हो गया? सी बटा एफ। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके। अगला हमारे पास आता है शिखर मान। ये हमारे पास समय है, तो अभी तक ये पूरी डेफिनेशन पढ़ी थी, इसके अनुसार चला हम। आपने ध्यान दिया होगा, मैं जो आवर्ती भी इसी पर चलेगी, आवर्तकाल भी इसी पर चलेगा, तरंग दैर्ध्य भी इसी पर चल रहा है, चक्र भी इसी पर चल रहा था, सारा इसी पे चल रहा था। अब हम इस लाइन पे चलेंगे। ये लाइन कौन सी है? आयाम। आयाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। ये प्लस और ये माइनस, ये जो वैल्यू है ये अधिकतम धारा आई एम है, और ये जो वैल्यू है ये भी अधिकतम धारा आई एम है, लेकिन ये है प्लस में तो इधर वाला क्या है? माइनस में। फर्क इतना ही है, ये प्लस में तो ये क्या है? माइनस में। करंट का झटका जिधर इतना आता है उतना ही यहां आता है, करंट का झटका नहीं आता, वो कौन सा है? जीरो पर। माइनस हो चाहे प्लस हो, केवल दिशा तो चेंज हुई, मान तो वो का वही है। यदि ऊपर 5 एम्पियर है तो नीचे भी क्या आएगा? 5 एम्पियर, लेकिन दिशा चेंज होगी इसलिए माइनस का हो गया, ये प्लस का था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है? अधिकतम मान। आई एम हमारे पास क्या होता है? अधिकतम मान। यह मध्य अक्ष से लिया गया आयाम का अधिकतम मान शिखर मान कहलाता है। मध्य अक्ष से आयाम का लिया गया अधिकतम मान क्या कहलाएगा? शिखर मान। शिखर मान की इंग्लिश जो होगी वो होगी पीक वैल्यू। अब केवल पीक वैल्यू से काम चले नहीं, अब शिखर मान है तो इसको मैं हिंदी में अधिकतम मान भी कह सकता हूं, तो इसकी इंग्लिश मैक्सिमम वैल्यू भी है। पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, शिखर मान, अधिकतम मान, चरम मान, ये सब एक ही है। कितने नाम दो, ठीक है। तो शिखर मान, शिखर का मतलब चोटी, उसे क्या कहते हैं? पीक। और जो शिखर मान है वही अधिकतम मान है। अधिकतम की इंग्लिश है मैक्सिमम, और सबसे ऊंचे वाला बिंदु को चरम बिंदु कहते हैं। तो इसे किसका मान है? एक अन्य नाम क्या है? चरम मान। तो सारा नाम इसी के है। ओके, तो एक हमारे पास, इसका नाम लिखो, आप खुद ही लिख लेना, नाम तो सब बता दिया ना। छठा हमारे पास है शिखर से शिखर मान। शिखर से शिखर मान। शिखर से शिखर मान का इंग्लिश है पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू, इसको आप ये भी लिख दो, पीक टू पीक वैल्यू है तो धारा लिखोगे तो क्या लिखोगे? आई पी पी। और यह मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू लिखोगे तो आई एम एम, लेकिन ज्यादातर आई पी पी लिखा जाता है इसको, यानी पीक टू पीक वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू तो यह है कि 0 से आई एम, लेकिन पीक से पीक, ये भी पीक ये भी पीक, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है भाई? 2 आई एम है। ये 5 एम्पियर प्लस का है, ये माइनस का 5 एम्पियर है। -5 से +5 की दूरी क्या होती है? 10। -5 से +5 की दूरी कितनी होती है? 10। ठीक है, इसे कहते हैं पीक टू पीक वैल्यू, आई पी पी, पीक से पीक मान। ये 2 आई एम। क्लियर? शिखर से शिखर मान क्या होगा? अधिकतम मान का कितना गुणा हुआ? 2 गुणा। क्लियर? करो नोट। यहां तक है बेसिक शब्दावलियां पूरी। अब आगे वाली शब्दावली वो है जो आप नाम सुनना चाहते हैं।
औसत मान, आरएमएस मान, अधिकतम मान तो आ गया। शिखर मान का लिख लेना भाई, इसका नाम लिख लेना आप। अधिकतम मान भी यही है, चरम मान भी यही है। इंग्लिश है, अब कितना ही नाम लिखो, क्या फर्क पड़ा है? प्लस माइनस कट जाता है, कट जाता है। अब क्या पूछ क्या रहा हूं? पूरा पूरा पूछो, मुझे समझ में आया, आधा आया अभी तो। आपके हिसाब से 0 होना चाहिए, हाँ ना। मेरा एक सवाल है आपको, -2 और +2 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? रोई लो, फिर कहेगा सर हमारी गणित कमजोर है। इससे आसान क्या सवाल पूछूं मैं? आसान, -2 को +2 में जोड़ोगे तो क्या आएगा? 0। -2 और +2 का अंतर कितना आएगा? 4। और -im + im का अंतर कितना आएगा? है? फिर 0 आ गया। अरे 0 कैसे हो गया? हमारे गणित इतनी कमजोर है क्या? आप देखो, 2, एक तो प्लस का 2, एक है माइनस का 2, इनको मैंने जोड़ा तो बराबर क्या आया? 0। जोड़ के देख लो, आया नहीं आया? एक है प्लस का 2 और एक है माइनस का 2, मैंने घटाया, घटाया तो क्या हुआ? 2 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर कितना आया? 4। तो ये हमारे पास शिखर से शिखर मान है, पीक से पीक वैल्यू है। आप बताओ, -im से लेके +im तक जाने के लिए क्या इनके बीच की दूरी 0 है या 2im है? यहां से यहां जाओगे तो पहले तो यहां तक जाओगे तो im और आगे एक और im है कि नहीं है? कितना im है? 2im। x का प्लस का x और माइनस का x है तो जोड़ोगे तो क्या आएगा? 0। प्लस का x और माइनस का अंतर कितना आएगा? 2x। गणित है, बेसिक गणित। बेसिक गणित ये कहती है, मैंने आपको बता रहा था तो कि स्केल गणित की ये होती है वास्तविक संख्या की। ये क्या है? 0, इधर क्या है? 1, इधर क्या है? 2, इधर क्या है? 3, ये क्या है? -1, -2, -3। बताओ, -2 से +2 का अंतर कितना है? 4 का। देख लो जगह, गैप कितनी है बीच में? अंतर का मतलब तो गैप ही देखोगे ना, कितनी है? 4 का। 1 और 3 का अंतर कितना है? 2 का। देख लो, जितने खांचे उतना अंतर है। स्केल होती है। गणित कोई सीधी टिपिकल थोड़ी बनी, गणित तो संख्याओं से बनी है। फिर नए नए आदमी आते गए, इसमें नए नए चीजें और जोड़ते गए, बड़ी होती गई गणित। क्या हुआ? ठीक है भाई, लिख लिया? ओके। अब जो हम लिखेंगे औसत मान, ठीक है? औसत मान के बारे में तो आपको जानते होंगे कुछ, जो आप जानते हैं वो काफी देर बाद में लिखेंगे। औसत मान, आप ये जितनी भी टर्म है पूरा ध्यान से देखना, और जो मैं सारे शब्द लिख रहा हूं वो सारे ध्यान से देखना। टू दी पॉइंट कंपटीशन वाला मामला इधर सीधा, और वो भी टू दी पॉइंट चल रहा है। जो समझ नहीं है आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि डेली घर पे जाके 3-4 घंटे इसको पढ़ोगे तो आपका ये मामला अच्छा हो जाएगा, और ये मामला अच्छा हो गया तो लगभग अच्छा ही है। एवरेज वैल्यू, औसत मान किससे कहते हैं? ठीक है,
पहला मामला औसत मान किसे कहते हैं बताओ भाई? हैं? हाँ, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। और मेरे पास है सिग्नल मैं किसका योग करूं, क्या करूं? तो हम पढ़ रहे हैं ऐसी थ्योरी। यहां पर सबसे पहली बात है आपको कि औसत मान किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे एसी का वह मान जो डीसी के समान आवेश स्थानांतरण करता हो, यह है इसकी फिजिकल फिनोमिना। ठीक है ना, जो इसको डेफिनेशन समझाती है कि एसी का वह मान जो डीसी के समान आवेश स्थानांतरण करते हो। उसको आप कौन सा मान बोलते हैं? औसत मान। वो कह रहा है भाई धारा प्रवाहित होगी तो आवेश तो ट्रांसफर होंगे। एसी का वह मान जो डीसी के बराबर आवेश ट्रांसफर करते हैं, उस एसी के मान को कौन सा मान बोला जाता है? औसत मान। ठीक है, अभी देखो पूरा ध्यान से। तो आपने तो औसत का तो ये डेफिनेशन पढ़ रखी है कि राशियों का योग बटा राशियों की। अब यहां पर क्या है कि टेक्निकल में योग का मतलब होता है इंटीग्रेशन, संख्या का मतलब टाइम। तो वो कह रहा है आई एवरेज बराबर 1/t इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी। ब्रैकेट में टी मतलब टी का फंक्शन है, कहने मतलब यही हुआ। ये कभी किसी ने पूछा नहीं आपसे, लेकिन एक्चुअल में इक्वेशन यही होती है, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी। इसको सरल करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है, आई एवरेज बराबर 2im बटा पाई। वैल्यू क्या आती है? 2im बटा पाई। अब 2 में पाई का भाग दिया तो आपके पास आया कितना है? 0.637। तो भाग दोगे तो क्या आएगा? 0.637 गुणा क्या हो गया? im। ये तो लगभग सभी को याद रहता है, आपको याद ये रखने की आवश्यकता है 2im बटा पाई। पूछे औसत मान किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे अधिकतम मान का, जो अधिकतम मान होता है ना, उस अधिकतम मान का कितना है? अधिकतम मान का 0.637 गुणा है, जो कौन सा मान है? औसत। अधिकतम मान का 0.637 गुणा है, वो कौन सा मान है? औसत मान। ठीक है, अब देखो यदि मान लो मेरे पास सिग्नल ये है, पूछे कि भाई इसका औसत क्या है, तो कहूंगा जितना प्लस है उतना ही माइनस है। इसका यदि मैं पूरे का औसत ज्ञात करूंगा तो क्या आएगा? 0। भाई जितनी वैल्यू प्लस का उतना ही क्या आएगा? माइनस का। इसलिए ध्यान रखना, ये हमारे पास जितना प्लस है उतना माइनस है, उसे कहते हैं सममितीय आकृति। क्या कहते हैं? और सममितीय आकृति में केवल अर्ध चक्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। केवल कितने चक्र द्वारा? अर्ध चक्र। यहीं तक का ज्ञात करते हैं, क्योंकि पूरा चक्र क्या करोगे तो औसत क्या हो जाता है? 0। तो सममितीय आकृति में औसत केवल कितना ज्ञात किया जाता है? अर्ध चक्र का। क्या यह आकृति है जो सममितीय है? क्या जितना प्लस उतना ही माइनस है? क्या नहीं। इसलिए यह असममितीय है, और जो असममितीय होता है उसका पूर्ण चक्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। यह सवाल पूछा जा सकता है। सममितीय आकृति का औसत कितना चक्र द्वारा ज्ञात होता है? आधे। असममितीय का पूर्ण चक्र है। औसत मान क्या होता है हमारे पास?
एसी का वह मान जो डीसी के समान आवेश स्थानांतरण करता है वो हमारे पास कौन सा मान कहलाएगा? औसत मान। ये कभी पूछा नहीं गया, लेकिन मूल डेफिनेशन ये होती है। आई एवरेज बराबर क्या आएगा? 2Im बटा पाई, 2 में पाई का भाग दिया 0.637 गुणा Im, तो औसत मान क्या होगा? 0.637 गुणा अधिकतम मान। करो नोट। यदि 5 एम्पियर जितनी डीसी आवेश ट्रांसफर कर रही है तो एसी का कौन सा मान होना चाहिए कि वो 5 एम्पियर के बराबर आवेश स्थानांतरण कर दे? उसको औसत मान कहते हैं। क्या हुआ? ये इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने पर, इंटीग्रेशन को सोल्व करने पर आता है। इसलिए मैंने कहा ये कभी आपको पूछा नहीं गया है, लेकिन इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा। फिर 2 में पाई का भाग दिया तो ये आया। आप हमेशा यह पढ़ते हो, आजकल ये भी पूछने लग गया। ये मूल डेफिनेशन ये है। ओके, ये हमारे पास कौन सा मान है? औसत मान। लिख लिया? ओके। अगला हमारे पास है कौन सा मान है? आरएमएस मान। कितना नंबर पॉइंट है? 8 नंबर। आरएमएस मान। आरएमएस मान की, आरएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर।
ठीक है। तो ये हमारे पास होता है आरएमएस। इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग मध्य मूल मान। वर्ग मध्य मूल मान, ये हमारे पास क्या कहलाता है? रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस। ठीक है। अब इसको हम देखते हैं शुद्ध डेफिनेशन में इसका अर्थ क्या होता है। तो एसी का वह मान जो डीसी के समान उष्मा का स्थानांतरण करता है। आवेश स्थानांतरण करने वाला कौन सा मान है? औसत। उष्मा स्थानांतरण वाला कौन सा मान है? आरएमएस। ठीक है। एसी का वह मान जो डीसी के समान उष्मा का स्थानांतरण करता है। एसी का वह मान जो डीसी के समान उष्मा का स्थानांतरण करता है, कौन सा मान कहलाता है? आरएमएस। ठीक है। तो आरएमएस मान तो देख लिया, एसी का वह मान जो डीसी के समान उष्मा का स्थानांतरण करता है। एक देखो इंपॉर्टेंट बात, अपने घर पे 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज घरेलू सप्लाई है कि नहीं है? ये घरेलू सप्लाई है। इस घरेलू सप्लाई में जो ये 230 वोल्ट अब में प्राप्त हो रहा है, ये एक्चुअल में कौन सा मान है? आरएमएस मान। क्लियर? घरेलू सप्लाई में जो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज है, तो 230 अधिकतम मान है, आरएमएस है? आरएमएस। पूछे कि अमीटर एंड वोल्ट मीटर कौन सा मान मापते हैं? आरएमएस। अमीटर एंड वोल्ट मीटर द्वारा आरएमएस मान मापा जाता है। ठीक है। और वाट मीटर द्वारा कौन सा मान मापा जाता है? औसत मान। ओके। अब है आरएमएस का सूत्र क्या? प्योर रूप से आई आरएमएस बराबर रूट है, देखो पहला है रूट, मीन यानी औसत, तो 1/t स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू dt। ये तो है रूट मीन स्क्वायर, यानी कि मूल डेफिनेशन जो कह रहा है वो यही है, रूट मीन स्क्वायर। आई आरएमएस बराबर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी IM बटा √2। क्या आएगी? भाग दोगे तो 0.707 गुणा क्या आएगा? IM। यानी कि आरएमएस मान बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे 0.707 गुणा अधिकतम मान। ये हमारे पास आरएमएस मान। आरएमएस मान का फुल फॉर्म क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग मध्य मूल मान। एसी का वह मान जो डीसी के समान उष्मा का स्थानांतरण करता है, कौन सा मान है? आरएमएस। आवेश का स्थानांतरण करने वाला कौन सा मान है? औसत। ठीक है। और हमारे पास घरेलू सप्लाई आती है, वो कौन सा मान होता है? आरएमएस। अमीटर वोल्ट मीटर कौन सा मान मापता है? आरएमएस। वाट मीटर कौन सा मान मापता है? औसत। और एक आई आरएमएस बराबर क्या होगा? IM बटा √2, और 1/√2 भाग दोगे तो क्या आएगा? 0.707 गुणा IM। तो आरएमएस मान बराबर क्या आएगा? 0.707 गुणा अधिकतम मान। यस
है। हाँ, घरेलू सप्लाई में 220 से 240 250 तक आता है, स्टैंडर्ड 230 ठीक रहता है। हाँ, तो कोई गलत थोड़ी ना है, फ्लैक्चुएट है, ±5% तो फ्लैक्चुएट ही आता है। घर की सप्लाई में वोल्टेज में फ्लैक्चुएट आता है ±5%। निम्न व मध्यम वोल्टेज में फ्लैक्चुएट कितना होता है? ±5। पहले 6 था, 5 है। सूत्र दे के घबराना नहीं है, अभी सूत्र नहीं के बराबर आया है, सूत्र बहुत आएंगे। अब इन सूत्रों पर हम सवाल करना शुरू करेंगे। एक और खंड बचा हुआ है जिसका नाम है शब्दावली में, एक लास्ट शब्दावली बाकी है, उसके बाद न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे। लास्ट है तात्कालिक मान, तात्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यस यस, ऐसे ही कर देता है अपन। IM/1.414। अब एक में भाग दे, 1.414 का उत्तर आ जाएगा। √2 नीचा है, 0.707 ऊपर है कि नहीं भाई? 1/√2 है ना, √2 का मान ये है, 1/√2 का थोड़ी है। देख गणित बताते हैं, 1/√2 सोल्व करना है तो क्या करोगे? √2 से ऊपर नीचे कर दो गुणा, तो ऊपर तो आपके पास क्या है? √2, नीचे √2 गुणा √2 क्या है? 2। 1.414 भाग 2, 0.707 हो गया। गणित है। √2 का मान 1.414 होता है, ये निश्चित है, लेकिन √2 तो नीचे है ना, वैल्यू कहाँ है? ऊपर। लिख लिया? हो गया? ओके।
अब देखो ध्यान से, नोट नंबर एक और बचा हुआ है। तात्क्षणिक मान के दो या तात्कालिक मान के दो। इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान किसे कहते हैं? किसी क्षण विशेष पर लिया गया मान, इसको कहते हैं तात्क्षणिक। किसी क्षण विशेष पर लिया गया मान क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक मान। ठीक है, किसी क्षण विशेष पर लिया गया मान क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक मान। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट और बात है कि हमारे पास क्षण विशेष का मान ज्ञात करना है। तो ये इसकी इक्वेशन है आई इंटू मतलब आई टी, मतलब समय का फंक्शन है ये। कहना मतलब समय का क्या है? फंक्शन, बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसके बारे में पूरा बताता हूं। ये होता है समीकरण इंस्टेंटेनियस वैल्यू का। आई एम हमारे पास क्या होता है? अधिकतम मान। ठीक है, फाई हमारे पास क्या होता है? फेज अंतर। फेज अंतर। टी हमारे पास क्या होता है? समय। ओमेगा, ओमेगा होता है हमारे पास कोणीय वेग। ठीक है, ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ, जहां पर एफ हमारे पास क्या है? आवृत्ति। और कोणीय वेग का मात्रक क्या है? रेडियन प्रति सेकेंड। रेडियन प्रति सेकेंड, यानी कि ओमेगा बराबर 2 पाई, एफ बराबर 1/t होता है ना, तो 2 पाई बटा टी भी लिख सकते हैं। पाई का मात्रक होता है रेडियन और टी का होता है सेकेंड, तो मात्रक है रेडियन प्रति सेकेंड। इक्वेशन ये है आई टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आई एम हमारे पास कौन सा मान है? अधिकतम। फाई हमारे पास क्या है? फेज अंतर। टी हमारे पास क्या है? समय। ओमेगा हमारे पास क्या है? कोणीय वेग। ओमेगा का मान क्या है? 2 पाई एफ। एफ हमारे पास क्या है? आवर्ती। एफ बराबर 1/t, तो 2 पाई बटा टी, ये कोणीय वेग, इसलिए मात्रक को रेडियन प्रति सेकंड। अब ये नोट करो, ये शब्दावली पूरी हुई। अब मुझे 3 चीजें हैं जिस पर विशेष रूप से न्यूमेरिकल करना है: औसत मान, आरएमएस मान और तात्क्षणिक मान। अब इनके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे। आई धारा, धारा के मान ले रहे ना, क्या धारा का फंक्शन है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब है कि जैसे मैं कहूंगा 20वें मिली सेकेंड में मान क्या है, 15वें मिली सेकेंड में मान क्या है, इसे तात्क्षणिक मान कहते हैं। आपने नाम सुना होगा तात्कालीन, उसी प्रकार तात्क्षणिक या तात्कालीन। जब रेलवे की भर्ती 5-5 साल बाद आ रही थी तो तात्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? कभी बाद में यही बताया जाएगा। तात्कालीन मतलब उस क्षण विशेष पर। जब नोटबंदी हुई तब तात्कालीन कौन थे? जब कोयला घोटाला हुआ तब तात्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? जब 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो तात्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? या तात्कालीन रक्षा मंत्री कौन थे? इसका मतलब उस क्षण विशेष का बात कर रहे हैं हम। सीधे 20 वालों को गायब कर दिया कि नहीं कर दिया?
हमने सीधे पर्टिकुलर क्षण विशेष पर चले गए। जब कारगिल युद्ध हुआ था उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका कहते हैं किसी क्षण विशेष पर जो वैल्यू होती है। इसमें होता है 18वें सेकंड में मान क्या है, 20वें सेकंड में मान क्या है, 35वें सेकंड में मान क्या है, ये क्षण विशेष है। अभी देश में क्या है कि सब कुछ मामला ऊपर नीचे चल रहा है। आज सुबह उठ कर आपने खबर पढ़ी होगी कि कल रात को भी पढ़ ली होगी, हरियाणा में सांप्रदायिक दंगे हो गए मेवात एरिया के अंदर। महाराष्ट्र में एक चेतन सिंह कोई फौजी था, उसने 4 जनों को मार दिया ट्रेन के अंदर। और कल रात को प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया कि राजस्थान चलो। मैंने कहा इधर तो सब शांति है अभी। ऐसा था ना 1 अगस्त राजस्थान चलो, ऐसे ही था। पता नहीं 1 अगस्त, मैंने कहा 1 अगस्त क्या इधर क्या था, उसमें ट्वीट में से कुछ पता नहीं चला नहीं। जन आक्रोश, हाँ ये बीजेपी वालों ने कई बार जन आक्रोश ले लिया, लेकिन लोगों में आक्रोश है नहीं। आज है क्या आक्रोश? हो गए जयपुर में आक्रोश, आज जयपुर का घेराव करेंगे। घेराव करने से तो अच्छा है ना, जयपुर में पानी भरे उसको बाहर निकाल दो। लोगों को आना जाना मुश्किल हो रहा है। घेराव तो क्या करना, घेराव ही ऑटोमेटिक है। किसका 5 फेज अंतर का मतलब क्या है? मतलब बताएंगे ना, अभी सारा न्यूमेरिकल करेंगे, बिना न्यूमेरिकल मतलब कहां से आएगा? ओके लिख लिया। एक सवाल कराते हैं हम अभी। क्वेश्चन है आई फंक्शन है जो, आवाज नहीं भाई, 40 साइन 314t प्लस 30 डिग्री। ये आपको सवाल दिया हुआ है। इस सवाल को देख के आपको क्या क्या पूछा है वो बताते हैं। आपको यदि ये भी पूछ सकते हैं अधिकतम मान बताओ, आपको ये भी पूछ सकते हैं आरएमएस मान बताओ, आपको ये भी पूछते हैं एवरेज मान बताओ, आपको ये भी पूछ सकते हैं ओमेगा का मान बताओ, आपको ये भी पूछ सकते हैं आवर्ती बताओ, आपको ये भी पूछ सकते हैं फेज अंतर बताओ। इनमें से इस इक्वेशन को देख के कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। इनमें से कोई भी एक पूछेंगे, वो मैं सारे करके दिखाता हूं, आप ध्यान से देखना। अब आप नोट मत करना, 1 मिनट में देख लेना ताकि आपके ध्यान से हो जाए। आपके पास आई बराबर 40 साइन मतलब 314t प्लस 30 डिग्री लिखा हुआ है, और मेरे पास जो धारा की इक्वेशन है वो क्या कह रही है भाई? आई एम है ना, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। मेरे पास तो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन तो ये है, पर एक समय पर्सन में दिया ये है। इन दोनों को मैं तुलना करता हूं तो तुलना करने पर मुझे प्राप्त होता है कि आई एम बराबर क्या है, आ गया। तो ये तुलना करने पर मुझे ये मिला कि आई एम बराबर कितना है? 40 एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, क्यों यहाँ 40 है, यहाँ क्या है? आई एम। आगे तो साइन साइन है, फिर ओमेगा टी 314t प्लस कौन है, तो आई एम बराबर क्या आया? 40। आई एम 40 आया, तो बताइए आई एवरेज का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे ये होगा 0.637 गुणा आई एम। होगा कि नहीं होगा? तो बताइए 0.637 गुणा क्या है? 40 गुणा क्या, तो 7 चौक 28 आ गया। ठीक है,
और हासी लगी 2, 4 तिया 12 और 2 14, हासी लगी 1, 6 चौके 24, 1 25, तो ये आपके पास है 25.48 एम्पियर। ये कौन सा मान आया भाई? आई एवरेज। अब आएगा आई आरएमएस का मान क्या है? तो आई आरएमएस क्या होता है? 0.707 गुणा आई एम। तो 0.707 गुणा क्या है? 40, 7 चौक 28 है, तो 28.28 एम्पियर। तो केवल मुझे इतना सा यहां से पता चला, यहां से मैंने तीनों वैल्यू निकाल ली। आई एम मेरे पास कितना है? 40 एम्पियर। तुलना करने, आई एम कैसे पता चला 40 एम्पियर है? इन दोनों की तुलना करने पर पता चला। इन दोनों की तुलना किया तो 40 बराबर क्या आया? आई एम। और आई एम 40 आ गए तो आई एवरेज निकाल सकता हूं और आई आरएमएस भी मैं ज्ञात कर सकता हूं। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब बताओ तुलना करते हैं, तो साइन आया 314 बराबर क्या है? ओमेगा का मान कितना है? ओमेगा बराबर 314। ओमेगा में तो कोई दिक्कत आई नहीं। ओमेगा बराबर होता है क्या है? 2 पाई एफ बराबर 314। ये भी ठीक है। एफ बराबर क्या है? 314 बटा 2 पाई। ये भी ठीक है। 314 बटा 2 पाई का मान कितना है? 3.14। पॉइंट हटाया तो कितना आएगा? 100। 314 से 314 कैंसिल, 100 में 2 का भाग दिया कितना है? 50। बताओ आवृत्ति कितनी आ गई? 50। तो ओमेगा तो हमारे पास 314 आ गया, आवृत्ति कितनी आ गई? 50। ये भी ज्ञात हो गया। ओमेगा से ज्ञात हुआ कि नहीं हुआ? अब पूछा कि फेज अंतर कितने डिग्री का है? तो फाई कितना डिग्री है? 30 डिग्री। ये भी कैसे पता चला? तुलना करने पर, ये तुलना करने पर, ये तुलना करने पर और ये तुलना करना, बाकी हमने इसे वैल्यू निकाली है। क्लियर? करो नोट। कल हम इस पर बहुत सारे सवाल करेंगे। इससे पहले किसी का कोई डाउट है तो ले आओ, कल हम इस पर बहुत सारे और सवाल करेंगे भाई। कल आप इंडक्टर और कैपेसिटर पढ़ के आना। इंडक्टर व कैपेसिटर टॉपिक पढ़ के आना। इंडक्टर व कैपेसिटर जरूरी रूप से पढ़ के आना। 30 सवाल का टेस्ट लिया जाएगा आपका, 30 क्वेश्चन। ठीक है? इंडक्टर और कैपेसिटर नाम मैंने बता दिया है। सरप्राइज इसमें कुछ है नहीं। अब नहीं पढ़ गया होगा तो ऑटोमेटिक सरप्राइज हो जाएगा, पढ़ गया होगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ, 2 टॉपिक नाम ले रहा हूं, दोनों में आएगा। दोनों पढ़ना जरूरी है। आपको कायदा भी पता चलेगा कि ऐसी थ्योरी पढ़ने के लिए इंडक्टर और कैपेसिटर हमें आना चाहिए, क्योंकि आगे लीडिंग लेगिंग आना है ना, सारे ही आएगा। लीडिंग लेगिंग आरएल आरसी आरएलसी कल से स्टार्ट हो जाएगा। वो इंडक्टर कैपेसिटर मालूम नहीं रहेगा, दिक्कत आएगी ना। और किसी का कोई सवाल हो तो बताओ। यस, कौन सा वाला है? ऊपर वाला क्या है? 50 माइक्रोफेरेड 250 वोल्ट, 50 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट। अधिकतम वोल्टेज का मान क्या होगा? यही है ना सवाल। अधिकतम वोल्टेज हमारे पास क्या हो सकता है? 50 वोल्ट हो सकता है। बाकी परिपथ गलत माना जाता है, इसको 250 कर नहीं सकते हैं।
समांतर में वोल्टेज बराबर होना जरूरी है, नहीं तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2012 में ये सवाल आया था, उसमें था कि परिपथ ही गलत है, ये कायदत ये है, एक में 250 है एक में 50 है, दोनों समांतर कैसे कर सकते हो? समांतर हो नहीं सकता, इसलिए परिपथ ही गलत। ऊपर वाला, नीचे वाला कह रहा है ये तो हो गए आपके शॉर्ट, 3 और 3 का उत्तर क्या आएगा? डेड। ये तो बीच वाले पूरे हो गए शॉर्ट। 3 और 3 कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है, लेकिन कैपेसिटर है तो कार्य कैसे करता है? समांतर की तरह, तो आ जाएगा डेड। 2 ही तो सवाल है आपका। अरे 6 कैसे बता देगा? यदि कभी भी 3 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? डेड आएगी। जब 3 और 3 समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो 6 आएगी। प्रतिरोध का अलग केस होता है, कैपेसिटर का अलग केस होता है? शॉर्ट हो गए तो उड़ गया ये तो सारा ही, ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया। मैं तो इधर और इधर वाला को ले रहा हूं, ये तो शॉर्ट हो गए ना, शॉर्ट तो उड़ ही जाता है, शॉर्ट बचता थोड़ी ना है। क्या हुआ? ये वापस बताना है? ओके, देखो कि पहली बात तो ये जो 3 मैंने गोल घेरे किए हैं, इसमें ये जो वैल्यू है मैंने निकाली नहीं है, मैंने केवल तुलना करके बताया है कि मैंने सवाल में ये पूछा, जबकि मेरे पास इक्वेशन ये होती है I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो साइन आगे क्या लिखा हुआ? 40, इधर क्या लिखा हुआ? Im, तो Im बराबर क्या आएगा? 40। बताओ ओमेगा टी है, ये 314 टी है, तो ओमेगा बराबर क्या हो गया? 314 प्लस 30 डिग्री है प्लस फाई है, तो फाई बराबर कितना डिग्री हो गया? 30। ये तो तीनों मैंने कोई कैलकुलेट नहीं की है, मैंने केवल क्या की है? तुलना। ये तो तुलना की दोनों में। अब यदि मेरे पास धारा 40 एम्पीयर है, आई एवरेज का मान क्या है? अभी मैंने सूत्र लिखा है 0.637 गुणा अधिकतम मान। तो 0.637 गुणा अधिकतम मान कितना है? 40 गुणा किया तो 25.48। आरएमएस मान क्या है? 0.707 गुणा अधिकतम मान। 0.707 अधिकतम मान क्या है? 40 गुणा किया तो क्या है? 28.28। अब मैं पूरे में आपको एक लॉजिक बता देता हूं। लॉजिक ये है कि आप सारी इमेज एक साथ कैप्चर करके दिमाग में घुसेड़ना चाहते हो तो कभी आती नहीं है। आपको मैं बता दूं एक्चुअल प्रॉब्लम, क्योंकि मैं पढ़ाई बहुत हूं ना, ये तो आप इसको 1 बाय 1 सीक्वेंस से देखो। ये तो 3 गोल घेरा तुलना भाई, अब एक एक सीक्वेंस देखो। आपने खुद ने थोड़ी देर पहले लिखा आई एवरेज, क्या लिखा? 2Im बटा पाई, 0.637 गुणा Im। अब गुणा मेरे भरोसे मत रहो, गुणा खुद करो। मेरे भरोसे गुणा रहोगे तो किताब पार पड़ोगे, ये तो मैं कर लिया, अगला तो तुम्हें करना पड़ेगा, फिर क्या करोगे? यहां से केवल आपको लॉजिक लेना चाहिए, गुणा खुद को ही करना चाहिए। और नहीं करोगे तो थोड़े दिन बाद में वर्कशॉप कैलकुलेट पढ़ूंगा, उसमें बहुत दुख पाओगे। 30 नंबर का मैटर आता है वर्कशॉप कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन ही है, नाम ही कैलकुलेशन है। 30 नंबर का मैटर, 30 नंबर का, और फिजिक्स और मैथ का कॉम्बो है वो। असममित आकृति में अधिकतम मान का मान कौन सा होगा? असममिति में आकृति में अधिकतम मान आपका प्लस का अलग हो सकता है, माइनस का अलग हो सकता है, कोई बराबर मान होना जरूरी नहीं है। बराबर अधिकतम मान होना सममिति आकृति का जरूरी होता है, लेकिन आयाम की तरफ जो सबसे ऊपर होता है वो अधिकतम मान होता है, सबसे नीचे होता है वो भी अधिकतम मान होता है, लेकिन नीचे वाला ऋणात्मक अधिकतम मान होता है। क्लियर? ओके। आजकल आपके मैथ के टेस्ट आने लगे हैं, आपके सबके जुड़ गए ना टेस्ट? तो टेस्ट मेरे हिसाब से आपके सभी के जुड़ गए हैं, और टेस्ट कुछ में आने लगे हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट आ रहे हैं मैथ के, ये मैथ के पूरे होते आने लगेंगे, रीजनिंग के, फिर साइंस के, जीके के 1 बाय 1 आपके सारे आते जाएंगे। महीना 1.5 महीने में सारे टेस्ट आ जाएंगे, वो 150 के आसपास टेस्ट है जो सारे आ जाएंगे। आप टेस्ट देते रहना टॉपिक वाइज, पढ़ के हैं। हाँ, टेस्ट 150 टेस्ट आएंगे आपके ऐप में। उसमें क्या है कि अब आपका जिस दिन औसत पढ़ने का मन करे, औसत पढ़ने के बाद टेस्ट दे देना है। सब के आएंगे, 150 आएंगे तो केवल मैथ के दाने से रहे।